हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 यानी शासक और इसके विभिन्न इतिवृत्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि टर्म 2 एग्जाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों। और ये चैप्टर जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 नंबर का, और इन क्वेश्चन से बाहर दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे इस चैप्टर से, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के जो भी ग्रुप में दोस्त हैं वो सभी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुगल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। क्या अपने लिए यह नाम मुगलों ने स्वयं चुना था, क्यों और क्यों नहीं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से हुई है, और भले ही आज ये नाम मुगल साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक है, फिर भी मुगलों ने अपने लिए ये नाम स्वयं नहीं चुना था। इसका कारण यह था कि माता की ओर से मंगोल से संबंध होते हुए भी वे मंगोलों को बर्बर मानते थे। और जो मुगल शब्द है दोस्तों, इनका ये नाम जो है यूरोपीय जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी या यूरोपीय इतिहासकार हैं उन्होंने ही इन्हें मुगल के नाम से संबोधित किया, क्योंकि मुगल के वंशज होते हुए भी ये उन्हें बर्बर मानते थे, इसलिए नाम इन्होंने खुद स्वयं नहीं लिया था। और ये इनके जो पितृपक्ष से ये अपने पिता तैमूर के वंशज थे, और इसलिए उन्होंने अपने आप को तैमूरी भी कहा था। मुगलों ने स्वयं को तैमूरी क्यों कहा। मुगलों को माता की ओर से संबंध बर्बर मंगोलों से जुड़ना पसंद नहीं था, अतः पिता की ओर से तुर्की के साथ साथ तैमूर के वंशज होने के कारण उन्होंने स्वयं को तैमूरी कहा। क्वेश्चन नंबर 3, फारसी भाषा का भारतीयकरण कैसे हुआ। इस भाषा के हिंदवी के साथ संपर्क से किस नई भाषा का विकास हुआ। तो फारसी में स्थानीय मुहावरों को शामिल करने से फारसी का भारतीयकरण हो गया, और फारसी के हिंदवी के साथ संपर्क से उर्दू नामक एक नई भाषा का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 204 पूछा गया है कि 17वीं शताब्दी में मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभा मंडलों के साथ चित्रित करना क्यों प्रारंभ किया। तो 17वीं शताब्दी से मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभा मंडल के साथ चित्रित करना आरंभ कर दिया। यह प्रभा मंडल ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक थे। यह दर्शाते थे कि बादशाह को शासन करने की दैवीय शक्ति प्राप्त है। इन प्रभा मंडलों को कलाकारों ने ईसा तथा वर्जिन मैरी के चित्रों में भी देखा था। सुलह कुल का आदर्श क्या था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह कुल किस प्रकार मुगल साम्राज्य के एकीकरण का स्रोत था और इस आदर्श को किस प्रकार लागू किया गया था। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मुगल इतिवृत्त मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनियों, पारसियों, मुसलमानों आदि अनेक निर्जातीय एवं धार्मिक समुदायों के समूह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बादशाह शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में इन सभी समूहों से ऊपर होता था। वह इनके बीच मध्यस्थता करता था और ये सुनिश्चित करता था कि राज्य में न्याय और शांति बनी रहे। अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन का आधार बताता है। सुलह कुल में यूँ तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, परंतु इसकी एक शर्त थी, वह यह थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। सुलह कुल का आदर्श राजनीतियों के माध्यम से लागू किया गया। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग एक मिश्रित वर्ग था। इसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी सभी शामिल थे। इन्हें दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। इसके अतिरिक्त अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये दोनों कर धार्मिक पक्षपात के प्रतीक थे। साम्राज्य के सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, अबुल फजल ने भूमि राजत्व का पारिश्रमिक क्यों बताया है। यहाँ पर इसका उत्तर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पर जाकर मिल जाएगी। आप उसे हमें ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा तथा उसके लेखक अबुल फजल पर एक निबंध लिखिए अथवा मुगल इतिहास के स्रोत के रूप में अकबरनामा का वर्णन कीजिए। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है,
इस चैप्टर में हमने पहले ही बताया था, जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी और चैप्टर को हमने समझाया था आपको अच्छी तरह से, तो इसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है और इसके कई भाग हैं। अगर हम बात करें तो अबुल फजल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अबुल फजल का पालन पोषण मुग़ल राजधानी आगरा में हुआ। वह अरबी, फ़ारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद से भली भांति परिचित था। वह एक स्वतंत्र चिंतक था जिसने सदैव उलेमा के संकीर्ण विचारों का विरोध किया। उसके इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ और इसीलिए उसने अबुल फजल को अपना सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में उपयुक्त पाया। बादशाह राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना चाहता था। अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया। इस दौरान उसने इसके प्रारूप में कई बार सुधार भी किए। ये ऐतिहासिक घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों पर आधारित है। अकबरनामा को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण देने के लिए लिखा गया था। साथ ही इसमें समय के साथ होने वाले बदलावों को उल्लेख किए बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक पक्षों का विवरण दिया गया है। 3 जिल्दें हैं इस अकबरनामा में। अगर हम बात करें दोस्तों, जो पहले 3 जिल्दें हैं उसमें पहले 2 जिल्दों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें दोनों में इतिहास हैं और तीसरी जिल्द जिसे आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के खगोलीय कालचक्र तथा मानवता का इतिहास दिया गया है। दूसरी जिल्द के अकबर के 46वें शासन वर्ष पर समाप्त होती है और इससे अगले वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम के षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के एक साथी वीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी। आईन अकबरी में मुग़ल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अबुल फजल की भाषा बहुत ही अलंकृत थी क्योंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था। इसलिए इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। इस भारतीय पारसी शैली को मुग़ल दरबार में संरक्षण मिला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है, मुग़ल पांडुलिपियों में चित्रकारों तथा चित्रों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इस संबंध में किस बात पर तनाव था और क्यों? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका जो PDF है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे टेलीग्राम चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पर उपलब्ध, वहाँ से आप जाकर से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों और इस PDF में मैं उन तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ दोस्तों जो आपसे बोर्ड परीक्षा के फाइनल टर्म में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इतिहासकारों ने मुग़ल साम्राज्य की पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनीतिक रिश्ते और संघर्षों का विवरण दिया है, सविस्तार व्याख्या कीजिए। अथवा आप ये किस प्रकार सोचते हैं कि कांधार मुग़लों और सफावियों के बीच झगड़े की जड़ रहा था, स्पष्ट कीजिए। मुग़ल सम्राट की दरबारी प्रक्रिया सम्राट के स्तर तथा शक्ति को किस प्रकार प्रदर्शित करती है, विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2009 में पूछा गया था। मुग़ल शासकों द्वारा अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न जातीय तथा धार्मिक समूह से सावधानीपूर्वक की जाती थी, न्याय संगत ठहराइए। अथवा अकबर ने सोच समझकर फ़ारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया, इस कथन की परख उसके द्वारा किए गए प्रयासों के साथ कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अकबर से पहले शासन की जो मुग़ल साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी वो तुर्की थी। और अगर हम बात करें, बाबर ने तुर्की को मुख्य भाषा बनाया था। बाद में अकबर के बाद फ़ारसी को राज्य की मुख्य भाषा बना दिया गया था। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुग़लों के संबंधों पर प्रकाश डालिए। ये भी 2019 में दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन। गुलबदन बेगम कौन थी? उसके द्वारा रचित हुमायूंनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अथवा गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूंनामा से हमें मुग़लों के घरेलू जीवन की झलक कैसी मिलती है, वर्णन कीजिए। अबुल फजल द्वारा अपने सम्राट के लिए रचित वंशानुगत विचारधारा की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मुग़लों के अभिजात वर्ग की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। अथवा अभिजात वर्ग मुग़ल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, न्याय संगत पुष्टि कीजिए। सम्राट अपना दिन झरोके, बालकोनी तथा दीवाने आम से कैसे प्रारंभ करता था, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मुग़ल साम्राज्य का हृदय स्थल उसके राजधानी नगर थे।
उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की राजधानियाँ बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें 3 राजधानियाँ सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी दोस्तों? इसमें आपका है लाहौर, फतेहपुर सिकरी और शाहजहानाबाद। मुगल इतिवृत्त की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुगल इतिहास लेखन के लिए इनका क्या महत्व है? अथवा आप किस प्रकार सोचते हैं कि मुगल बादशाहों द्वारा तैयार किए गए इतिवृत्त मुगल इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? अनेक लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल सम्राटों में महानतम मानते हैं। उक्त कथन का उचित साक्ष्यों की सहायता से समर्थन कीजिए। अथवा जलालुद्दीन अकबर के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का न केवल विस्तार हुआ अपितु इस सुदृढ़ भी बनाया गया। संक्षेप में वर्णन कीजिए। मुगल अभिजात वर्ग के विशेष अभिलक्षण क्या थे? बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने? भारत में मुगल शासकों द्वारा अभिजात वर्ग में विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के लोगों की भर्ती क्यों की जाती थी? व्याख्या कीजिए। इन सभी का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे दोस्तों आप नोट्स की तरह लिख भी सकते हैं। और इसका जो PDF का लिंक है दोस्तों, इसका लिंक जो है टेलीग्राम पर है अवेलेबल। इसका PDF उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कार्य, दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों में किस तरह से बादशाह की सत्ता शक्ति को प्रतिपादित किया होगा? अथवा मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र बादशाह का दरबार था। उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE दिल्ली 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अथवा मुगल शाही परिवार उनकी घरेलू दुनिया की विभिन्न आयों में से कैसे संजोए रखता था? स्पष्ट कीजिए। मुगल साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण की चर्चा कीजिए। केंद्र किस प्रकार से प्रांतों का पर नियंत्रण रखता था? अथवा मुगल साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। मुगल अभिजात वर्ग को मुगल शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ क्यों माना जाता है? स्पष्ट कीजिए। तो ये दोस्तों इस चैप्टर यानी शासक और इसके विभिन्न इतिवृत्त के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, जो कि टर्म 2 के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर 10 नंबर का है। और अगर आपने दोस्तों क्वेश्चन कर लिए तो आपके इस चैप्टर के 10 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो संबंधित कोई भी दोस्तों आपके विचार हों या आपसे दोस्तों कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप सभी को उत्तर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।